तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 136 पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग, होंग और थंडर गॉड वहाँ पे अपने एग्जाम को देने के लिए आ चुके थे और उन्हें वहाँ पर यूनिवर्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता चलता है। तो अब हमें ये बताया जाता है कि उन 16 फैमिली में कम से कम एक बंदे के पास तो सेक्टर लॉर्ड का बंदा होता ही है। अब लू फेंग और बाकी सारे उन डिस्कशन के बारे में बड़े ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। अब तभी बबाता कहती है कि मेरे पास भी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के पावर्स के बारे में जानकारी है, और तभी लू फेंग के आर्म गार्ड की और सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि बबाता ने ही भेजी होती है। और लू फेंग उस सारी इंफॉर्मेशन को होंग, थंडर गॉड और उन दोनों स्लेव्स में पास ऑन कर देता है। अब उन सबको देखने के बाद लू फेंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, और जब वो आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि नालान सान उस 100 टाइगर्स बिल्डिंग जो कि उन 4 बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उसका हिस्सा है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो उसे राहत मिलती है कि नालान सान सिर्फ एक बेसिक मेंबर है और उसके पास उतनी अथॉरिटी नहीं है। अब थंडर गॉड भी नालान सान के बैकग्राउंड को देखकर हैरान होता है। तो हम कहते हैं कि वो सिर्फ एक यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा है और उन सब के नीचे न जाने कितने यूनिवर्सल लेवल 9 के बंदे हैं, तो ये कॉमन है। अब ऐसे ही वो लोग सारे इन सब बातों को डिस्कस करने लगते हैं। अब वो लोग उसी विला के सामने खड़े होते हैं और वहाँ के एक स्कैनर आती है और उनकी आइडेंटिफिकेशन को स्कैन करके वेरीफाई करता है, और फिर उसके बाद वो लोग चौड़े से गार्डन में आ जाते हैं जहाँ पर 3 स्टोरी विला होती है और उसके डोर के सामने 2 ब्लैक क्लोथ वुमेन खड़ी होती है, और वो दोनों लू फेंग के ग्रुप को देखकर कहती है कि एडवेंचरर्स, मैं ये श्योर हूँ कि तुम लोग इस सेक्टर लॉर्ड के वर्ल्ड के खतरे के बारे में जानते होगे। अगर तुम सब चाहो तो अभी भी वापस जा सकते हो। तो लू फेंग कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस दरवाज़ा खोलो। अब वो दोनों उस डोर को खोलती है और वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे ही सेक्टर लॉर्ड का वर्ल्ड मौजूद था जहाँ पे उन्हें इंटर करना था। अब इसके बाद वो लोग मेन लॉबी में आ जाते हैं और वहाँ पे उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला था, और इसी वक्त वो पांचों भी एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा वो न करते तो वो लोग अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब वो लोग एक लाइट के पास आ जाते हैं और उनके पास जाने के बाद वो ओमेन उस रूम के दरवाजे को बंद कर देती है, और अब वो लोग उस फ्लोर से नीचे गिरने लगते हैं। और यहाँ पे वो लोग खुद को बैलेंस करने वाले थे अपने प्लैनेट को शिफ्ट करके, लेकिन उससे पहले वो लोग नीचे गिर जाते हैं और इससे उन्हें बहुत ही दर्द होता है। और वो नीचे आते ही उनके बाद वो लोग वहाँ के चारों तरफ के नज़ारे को देखने लगते हैं, और वो उस जगह के पिच ब्लैक वर्ल्ड की जैसे ही थी, लेकिन ऊपर आसमान में लाइट चमक रही थी। और यहाँ पे जब वो नीचे देखते हैं तो वहाँ पे न खत्म होने वाली रेगिस्तान थी। अब होंग वहाँ के डिजर्ट को देखकर शॉक होता है कि ये तो हमारी उसी बुक में से है जिसे हमने खरीदा था कि ये डेथ डिजर्ट है। अब यहाँ की हर सैंड बहुत ही ज़्यादा भारी थी जो कि अर्थ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी में हाई थी, और यहाँ पे अर्थ के मुकाबले 3900 टाइम्स ज़्यादा ग्रेविटी मौजूद थी। और अभी के अनुसार ये पूरा जगह यूनिवर्स के एनर्जी से बना हुआ था। अब लू फेंग वहाँ पे अपने स्पीड एनर्जी से स्कैन करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी के प्रेशर होने के कारण वो सिर्फ 100 मीटर से भी कम एरिया को स्कैन कर पा रहा था। अब यहाँ पे अगर वो अर्थ पे होता तो यहाँ पे कई किलोमीटर तक के एरिया को स्कैन कर लेता, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ 100 मीटर से कम के रेडियस के एरिया को ही स्कैन कर पा रहा था। वहीं पे आओगाओ जो कि अभी सिर्फ 1000 मीटर को स्कैन कर पाया था, जो कि स्टार लेवल 9 का बंदा था, और वो भी इतने कम एरिया को स्कैन कर पा रहा था। अब वो लोग वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं और वो लोग एक रैंडम डायरेक्शन की ओर निकल जाते हैं ताकि वो इस वीरान से रेगिस्तान से बाहर निकल सके। अब 5 मिनट बाद वो लोग उस डेड डिजर्ट में फ्लाई कर रहे थे, लेकिन तभी आओगाओ को कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि मास्टर, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो लू फेंग इसके बारे में पूछता है, लेकिन तभी थंडर गॉड चिल्लाते हुए बोलता है कि पीछे
देखो। और जब सारे लोग पीछे देखते हैं तो पीछे एक बड़ा सा सैंड स्टॉर्म आ रहा था और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। और वहाँ पे कुछ लोग और भी थे जो कि अपने जान को बचाकर भाग रहे थे। अब ये देखकर आओगाओ के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो कहता है कि ये तो डेड डस्ट स्टॉर्म है। और इसे देखकर होंग कहता है कि हमें जल्दी से निकलना होगा। और वो पांचों बड़ी तेजी से निकलने लगते हैं और आओगाओ थंडर गॉड और होंग को पकड़ लेता है क्योंकि उनकी स्पीड स्लो थी। लेकिन हमें लू फैंग को दिखाया जाता है जो अपने सोरिंग शटल के कारण आओगाओ की स्पीड को मैचअप कर पा रहा था। अब यहाँ पे उन्होंने उस डस्ट स्टॉर्म के बारे में पढ़ा था कि ये इस डिजर्ट के 3 खतरों में से एक है और ये यहाँ पर बिना वार्निंग दिए आ जाते हैं और उनका फेस करना मतलब सुसाइड करने के बराबर है। और अगर इससे ऊपर भी उड़ा जाए तो भी सुसाइड करने के बराबर है। और अगर इनसे बचना है तो इनसे भागते रहो जब तक कि ये खुद खत्म ना हो जाए। और अब फिर ये सब देखकर थंडर गॉड कहता है कि हम लोग अभी ही यहाँ पे आए हैं और हमें ये डेथ स्टॉर्म का सामना करना पड़ रहा है। अब तभी उन्हें ब्लैक क्लाउड गिल्ड के भी लोग दिखाई देते हैं और वो भी अपने जान को बचाकर भाग रहे होते हैं। और वहीं पे टोटल 6 लोग थे। अब उस डेथ स्टॉर्म उन ब्लैक क्लाउड ग्रुप के भी और पास आने लगती है और उन सब के लास्ट मेंबर वो रेज में था। और तभी वो डेथ स्टॉर्म उसे छू देती है और जैसे कि एक क्रशर किसी भी चीज को अपने अंदर क्रश कर लेती है, सेम उसी तरह उस बंदे को भी मसल दिया जाता है और उसका बैटल यूनिफॉर्म को भी टुकड़े हो जाते हैं और चारों तरफ खून बिखर जाते हैं। अब वो पांचों अपने मौत को देखकर और भी ज्यादा स्पीड में भागने लगते हैं। अब लू फैंग का टीम उनसे कुछ ही किलोमीटर आगे था और जब वो लोग इस भयंकर नज़ारे को देखते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं और फिर वो लोग अपनी पूरी पावर लगा के आगे भागने लगते हैं। अब यहाँ पे उन ब्लैक क्लाउड गिल्ड के 2 बंदे और मारे जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद ही वो डेथ स्टॉर्म भी धीरे धीरे शांत होने लगती है और फाइनली वो शांत हो जाती है। अब उस सैंड स्टॉर्म को शांत होता देख इनकी सांस में सांस आती है और ब्लैक गिल्ड के लोग अभी 3 ही बचे होते हैं जो कि उनमें से एक स्टार लेवल 9 का स्पिरिचुअल था, वहीं पे एक स्टार लेवल 2 और एक स्टार लेवल 3 का बंदा बाकी था। पर वो स्टार लेवल 9 के बंदे उन दोनों को उठाए हुए था जिसके कारण वो दोनों बच पाए। अब वो तीनों लू फैंग के ग्रुप को देखकर छोड़ के उन्हें किसी और रास्ते की ओर निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके दुश्मन हो सकते हैं और अभी उनके टीममेट्स की भी कमी थी और वो नहीं चाहते थे कि उनकी कोई दुश्मनी हो। अभी सैंड स्टॉर्म के कारण उनका तो बहुत नुकसान हुआ था लेकिन लू फैंग का इसमें जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ होता है। लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे रिलैक्स करने की नहीं सोचते हैं और अब फिर वो लोग आगे भी ट्रैवल करते हैं और ऐसे ही आधे घंटे बाद उड़ने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पहाड़ मिलता है और इसे देखकर वो लोग अपनी और स्पीड बढ़ा लेते हैं। और अब वो लोग मैप को देखते हैं तो वो लोग अभी सुवो माउंटेन रेंज में आ चुके थे और इस जगह पे एक रिवर थी जहाँ पे बहुत सारे बीस्ट आया करते थे और उनमें से एक बीस्ट था जिसका नाम हॉर्न आयरन राइनो भी था और ये वही राइनो था जो कि टेस्ट के रिक्वायर्ड आइटम में से एक था। अब यहाँ पे लू फैंग सबको वार्निंग देते हुए कहता है कि हमें यहाँ पर सारे पेड़ों और जानवरों से संभल के रहना है और यहाँ पे दूसरे पार्टिसिपेंट भी उन पेड़ों के पीछे छिपे होंगे हमें मारने के लिए। हमें इसलिए संभल के रहना है क्योंकि अगर खतरों की बात की जाए तो असल खतरा तो सुवो माउंटेन रेंज ही है उस डिजर्ट के मुकाबले। अब यहाँ पे वो सबसे कहता है कि ये सेक्टर लॉर्ड का वर्ल्ड बहुत ही खतरनाक है, स्पेशली यहाँ पर पाई जाने वाली लाइटनिंग, क्योंकि इस वर्ल्ड का सबसे खतरनाक चीज़ लाइटनिंग थी और इसी कारण इस जगह का नाम भी वर्ल्ड ऑफ थंडर रखा गया था। और ये इतना पावरफुल है कि इसमें डोमेन लॉर्ड का बंदा भी ढूल बन जाता है। तो यहाँ पे इन स्टार लेवल का क्या ही चीज़ है, इनका तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। अब यहाँ पे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और लू फैंग सबको रिपोर्ट कर रहा होता है कि कहाँ पर कोई बीस्ट है और किस रास्ते से हमें जाना होगा। और यहाँ पे लू फैंग बबाता की सर्चिंग एबिलिटी को यूज कर पा रहा था क्योंकि लू फैंग की सर्चिंग एरिया सिर्फ 100 मीटर तक ही सिमट कर रह गई थी, इसी कारण वो नहीं बता पाता। लेकिन बबाता खुद की तारीफ करते हुए कहती है कि मेरी सर्च एबिलिटी 20,000 किलोमीटर की एरिया तक में कर सकती है और इसमें तो सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी नहीं बच सकते हैं, तो ये छोटे मोटे बिस्ट क्या ही चीज़ है। और वो खुद की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगती है और ये स्किल उसे यूनमो प्लैनेट के शिप में से मिली होती है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होती है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लूफेंग आखिर उस सुओ माउंटेन रेंज में कैसे सरवाइव करता है, क्योंकि वो सबसे खतरनाक जगहों में से एक थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।